सेबी ग्रेड ए का फेस वन एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज है। बस कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है। और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर इतना बड़ा सिलेबस का रिवीजन हम कैसे करें इतने कम टाइम में। मुश्किल से आपके पास मुश्किल से 4 से 6 दिन है, मुश्किल से। अब इतने कम टाइम में आप कैसे रिवाइज करोगे, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर करने रिवाइज करने बैठोगे अब, तो हो सकता है इतने दिनों में आपका कवर ही ना हो पाए सारे टॉपिक्स। तो करना क्या चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले आप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को कवर करोगे। सबसे पहले आप हर सब्जेक्ट के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। फिर जो टाइम बचेगा, फिर आप बाकी के चैप्टर्स, बाकी की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करोगे। अभी डिसाइड कैसे होंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पहले कवर करने हैं हर एक सब्जेक्ट में? वो एनालाइज करके मैं आपके लिए ले आया हूं। एनालिसिस का क्राइटेरिया ये है कि जो टॉपिक्स जल्दी रिवीजन हो सकते हैं, मतलब जो छोटे हैं, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं एग्जाम में, और जिनको करना भी आसान है, दोनों ही क्राइटेरिया को मिक्स करके मैं आपके लिए टॉपिक्स की लिस्ट ले आया हूं। पहली प्रायोरिटी में आपको यही टॉपिक्स करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें बाकी टॉपिक्स कवर करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को पेपर वन में आती है, फिर हम पेपर टू की भी बात करेंगे। पेपर वन में जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, जीए, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स और रीजनिंग। अब बच्चे ये घबराए हुए हैं। घबराना नहीं, पहली चीज तो कि इसको तो हमने ढंग से पढ़ा भी नहीं है, अब इसमें क्या पढ़ लें या क्या रिवाइज कर लें। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ स्मार्टली प्रिपेयर करोगे। यहाँ क्या करोगे, कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आए ही आए हैं हर बार। उन टॉपिक्स को पिक करके मैं आपके लिए ले आया हूँ। उन टॉपिक्स को तो पक्का से रिवाइज कर लेना, उनके क्वेश्चंस देख लेना, उनके फॉर्मुलेस रिवाइज कर लेना, ठीक है, और मॉक्स लगा लेना, काम हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक हैं? अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, तो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ये आपके बेसिक हैं मैथ्स के, क्वांट्स के, इनको करना ही करना पड़ेगा। हो सकता है परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन ना आ जाए, पर एसआईसीआई में काम आ जाएगा। हो सकता है रेशियो प्रोपोर्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर वो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में काम आ जाएगा। बात समझ रहे हो? और इसी तरह और क्या पता डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का। बट ये जो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ डायरेक्ट चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं, बाकी चैप्टर्स में भी हेल्प करते हैं सॉल्व करने में क्वेश्चन। इसलिए दोनों चैप्टर करने हैं आपको, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मिलते ही हैं हर एग्जाम में, तो आपको ये कर लेना है। लेकिन नंबर सीरीज से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल सी बात होती है भाई, डिग्री 2 होती है, आपको पता होगी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब उसको सॉल्व करने का एक छोटा सा मेथड है कि बीच वाला जो आपका टर्म होता है उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है 2 टर्म्स में, है ना। वो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो क्वांट्स में अगर कुछ भी नहीं आता तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, उसके प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना क्वाड्रेटिक के, ठीक है, और मॉक्स लगा लेना। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नंबर सीरीज का चलो कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी होता है, बट क्वाड्रेटिक का तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वही मेथड लगना होता है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, जो बचपन में सिंप्लीफाई वगैरह करते थे, अप्रोक्सीमेशन निकालते थे, प्लस माइनस डिवीजन वगैरह, वो तो कर ही लोगे। अब बचता है डीआई। डीआई भी हाई लेवल की नहीं आती है, इजी लेवल की आती है या मॉडरेट लेवल की आती है। तो आप डीआई ये रिवाइज कर, बस इतना ही टॉपिक आप अभी कर लो। क्वांट्स में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर आपने पढ़ भी लिया है काफी कुछ, बट आपको चाहिए कि रिवीजन में कौन सा पहले पे करूं जिसका वेटेज ज्यादा होना है, तो ये टॉपिक्स आप पहले रिवाइज करो, बाकी बाद में लेना। इसी तरह से अगर रीजनिंग की बात करें, तो सबसे छोटा टॉपिक, सबसे इजी, और जो आपको मार्क्स, श्योर शॉर्ट मार्क्स दे सकता है, वो है इनइक्वालिटी। सबसे छोटा टॉपिक है, मुश्किल से आधे घंटे में आप इनइक्वालिटी सीख सकते हो वीडियो देख के। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो वेल एंड गुड, रिवीजन कर लेना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, जो भी नोट्स आपके पास उसको रिकॉल करके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिलोजिज्म की, अगेन छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजीली क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बाकी काम हो जाएगा आपका एग्जाम में। मॉक्स भी कर लेना। अब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चन तो आने हैं, आप सबको पता है। इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कौन सा रीजनिंग खत्म हो गया आपका। फर्स्ट प्रायोरिटी में इतना ही करो। अगर टाइम बचेगा तो पेपर वन में आना, वैसे तो पेपर वन में इतना इसके कर लोगे क्वेश्चन तो ये ठीक ठाक रहेगा, सफिशियंट रहेगा आपके पास। पेपर वन में आपको 30% लाना है, 30 to 35 अटेम्प्ट करना, 35 अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। 80 में से 80 क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो इतना काफी रहेगा। क्यू आर ई हो गया, जनरल अवेयरनेस को मिला करके बता रहा हूँ मैं। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में आप कहोगे सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, रिवीजन क्या करें। तो जो आप अगर नहीं पढ़ा है तो फाइनेंस करंट अफेयर पढ़ लो, इसको मत छोड़ना। ये वीडियोस वगैरह देख लो,
ठीक है, यूट्यूब में सीजीबी मेंटर्स के यूट्यूब में फाइनेंस करंट अफेयर्स की वीडियोस भी पड़ी होंगी, वो पढ़ ले, वो कर लो। चाहो तो मैगजीन वगैरह से कर लो। 3 महीने के करंट अफेयर ये तो कर ले जाओ, अगर किए हैं तो रिवाइज कर लो। ठीक, अगर नहीं किए हैं तो भाई अब टाइम कम बचा है करने के लिए, तो आप खाली एमसीक्यूज वगैरह लगा के चले जाओ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो फंस जाएगा क्वेश्चन, वरना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का तो मैंने आपको बता ही दिया क्या प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में अगर आपने बाकी चीजें ही पढ़ी हैं तो उसको आप जो है रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंस करंट अफेयर्स के अलावा अगर आपके पास मान लो अवार्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, अवार्ड्स का देख लेना। ठीक है, अवार्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। वैसे फाइनेंस करंट अफेयर्स ही आपका मेन है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स ही आपका मेन है इसमें। पेपर वन में इतना आपको प्रायोरिटी देनी है अपने रिवीजन में, ये मस्ट डू टॉपिक्स है पेपर वन के लिए। अब अगर मैं बात करूं पेपर टू के, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं भाई। एक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है आपका, उसके बाद आपका कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है ना, फिर इकोनॉमिक्स भी है। अब सबके अगर आप सारे टॉपिक्स करने चलोगे तो पूरा रिवाइज हो ही नहीं पाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है देखो, इतने सारे टॉपिक्स हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में। इसमें आप क्या करोगे, वो टॉपिक्स चूज करोगे जिनको रिवाइज करना कंपैरेटिवली इजी है, और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग लगभग छोटी होती है या इनका हाई वेटेज होता है। तो पहला चैप्टर जो उठाना आप, वो उठाना कैश फ्लो। पहला चैप्टर जो उठाना वो कैश फ्लो उठाना। ठीक है, क्या उठाओगे? कैश फ्लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले मत उठाना, आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप पहले एक उठाओगे तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइन से करने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम हो सकता है ज़्यादा हो जाए। पहले कैश फ्लो उठाओ, छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस। अच्छा, रेशियो में क्या रिवाइज करना है? फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और 20 से 30 क्वेश्चन कर लेना रेशियो एनालिसिस के। और फॉर्मूले लेकिन सारे रिवाइज होने चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, इसको रिवीजन कर लेना। कैश फ्लो और फंड फ्लो, ठीक है, ये हो गया। फिर आप एक काम करना, बोनस राइट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, ये 4 चैप्टर्स कर लेना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन इसी के फंस जाते हैं, 50 क्वेश्चन है आपके अकाउंट्स के, 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसी 4 चैप्टर में से फंसने के चांसेस होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो बोनस राइट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, एक और चीज है, इसको करके फायदा एक और है, इसका एडवांटेज आपको शेयर कैपिटल डिबेंचर जो आपका कंपनीज एक्ट में है चैप्टर, उसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन चैप्टर है दोनों में। उसमें भी शेयर कैपिटल डिबेंचर है ना, वहां भी बोनस राइट, ईशॉप और बायबैक की बात हुई है, और वो यहाँ पर भी हुई है। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिल जाएगी, फिर वहां पे प्रोविजन पढ़ने में, याद करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो बोनस राइट, एम्प्लॉय स्टॉक और बायबैक इतना कर लेना। अब आना, बाकी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में छोड़ सकते हो, अकाउंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम छोड़ सकते हो, प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। तब टाइम बचेगा तो बाकी भी रिवाइज करना। ये जो मैं आपको टिक करके लाया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपके पास इन्वेंट्री भी है भाई, रिवेन्यू रिकॉग्निशन भी है, पीपीई भी है, आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वाला है, फिर इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देखो, इन्वेंट्री बहुत छोटा है चैप्टर, इन्वेंट्री कर लो, छोटा है, कम टाइम लगेगा, वेटेज तो है ही है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन अगेन छोटा है, कर लो, और वेटेज तो है। अच्छा, इसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट का एक ही होता है, पीपीई। ये ओल्ड में नाम रखा था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर असेट्स, बट अब एक ही हो गया, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट को एक साथ कंबाइन कर सकते हो पीपीई में। इस पीपीई को फर्स्ट प्रायोरिटी में मत करना, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है काफी, तो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे रिवाइज करने में। तो पहले छोटे चैप्टर जो मैंने टिक करके आए हैं उसको रिवाइज करना। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इन्वेंट्री बता दिया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन बता दिया। एक मिनट है, मैं पहले रब कर लेता हूँ, ये वाला रब करना पड़ेगा ना, ये टिक नहीं किया था, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, इन्वेंट्रीज कर लिया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कर लिया। देखो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट पीपी के कंपैरिजन में तो छोटा है, बट उतना आसान नहीं है। बट अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो आप इसकी जो समराइज, जो कंडेंस्ड नोट्स होते हैं, छोटे छोटे से नोट्स बन सकते हैं इसके, 5 से 6 6 से 7 पेज में बन जाएंगे इसके भी, और इसके भी 6 से 7 पेज में बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आप ये देख लेना कि कौन सा करंट इन्वेस्टमेंट है, कौन सा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, रिक्लासिफिकेशन करने पे कैसे अकाउंटिंग करते हो, ये इन्वेस्टमेंट में यही मेन है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में 3 तरह की चीजें होती है ना, अलग अलग। जैसे फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ये आपका जो मेन स्टैंडर्ड का नाम है वो ये है, इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका एक पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन।
एक पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में आप कैसे किस तरह से रिकॉर्ड करते हो, क्लोजिंग डेट पे करते हो कि हिस्टोरिकल पे करते हो, ठीक है, या ट्रांजेक्शन डेट पे करते हो, ये याद कर लेना। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन वाला, ट्रांसलेशन में आप मॉनेटरी आइटम्स या नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, ये आपको ट्रांजेक्शन नहीं पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप ये पता कर लेना कि जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो किस रेट पे करते हो। ठीक है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है, इनका डिफरेंस बस। ठीक है, इतना कर लेना। और इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया, वही क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है और रिक्लासीफाई करोगे तो किस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी कर लेना फर्स्ट प्रायोरिटी पे। बस अकाउंटेंसी में इतना करना, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे इतना करना है। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी, अच्छा फर्स्ट प्रायोरिटी जब आपकी मैं सारी बता दूंगा हर एक सब्जेक्ट की, उसके बाद टाइम बचेगा तो बाकी सारे जो टॉपिक्स बचे हैं उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करना, जितना हो गया ठीक, जितना नहीं हो कोई बात नहीं। पेपर वन निकाल लो, फिर पेपर टू में मतलब फेस वन निकाल लो, फिर फेस टू में तो सब कुछ अच्छे से रिवाइज ही करना पड़ेगा। अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको प्रायोरिटी बता दे रहा हूँ, हाई वेटेज टॉपिक्स आपको बस इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं, इसको मत छोड़ना। मैनेजमेंट में ए वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट जो प्रोसेस है बेसिकली, जो स्कोप और नेचर बताता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये आप कर लेना प्रायोरिटी बेसिस पे। अच्छा एचआरडी छोटा चैप्टर है और क्वेश्चन वेटेज है, भाई जो वेटेज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अभी छोटा है इसमें कम टाइम लगेगा तो इसको जरूर से रिवाइज करके चले जाना। अब बात करूं अगर मैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन अगेन छोटा चैप्टर है, जल्दी ही रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन आपको दिख जाता है एग्जाम में से। इन तीनों को प्रायोरिटी पे कर लेना। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे टिक कर रखे हैं। चलो अब आते हैं आगे, एक मिनट रुको, इसको हटा दूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे ना। अच्छा एक साथ भी हटा सकते हैं मेरे को, ये लो भाई सब हट गए साथ में, ठीक है। अब आते हैं भाई पेपर टू के फाइनेंस सब्जेक्ट में। देखो फाइनेंस में पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंस करंट अफेयर्स, जो आप जीए में भी कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला था जीए में कर लेना क्योंकि वो यहाँ भी काम आएगा। देखो यहाँ पे एक टॉपिक है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, ये आपका जीए का ही पार्ट समझ लो है, फाइनेंस में आता है, तो ये हो गया। अच्छा इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, जो मार्केट्स हैं इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन मार्केट और इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम में, ये तो पक्का से कर लेना। जो टिक लगे हैं वो करना है, ये करना है। रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ब्रीफ में कर लेना, सब बॉडीज का रोल एंड फंक्शन क्या है, सारी रेगुलेटरी बॉडी का, आरबीआई से भी जो भी हैं आपके रेगुलेटरी बॉडीज, एडाई वगैरह, सबका देख लेना। और ये मैंने आपको बता ही दिया, रिसेंट डेवलपमेंट जीए वाला जो पोर्शन है, और फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड स्वैप, ये भी डेरिवेटिव्स देख लेना। ये आपके मस्ट डू टॉपिक्स हैं, प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं फाइनेंस के। समझ में आ गई बात, इनके हाई वेटेज है और इनको करने में कम टाइम लगेगा, दोनों ही फैक्टर मिला करके दिखाया है। कॉस्टिंग की बात करें जिससे सब लोग घबरा रहे हैं, तो मैंने कहा एक इसके लिए सोल्यूशन मैं आपके लिए ले आया हूँ, सिंपल सोल्यूशन है भाई। जो इसका बेसिक चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो होता है, ये पक्का कर लेना, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बेसिक से ही क्वेश्चन कॉस्टिंग में आता है, मतलब चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि इससे क्वेश्चन आए, ये आप कर लेना। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, लास्ट चैप्टर देख रहे हो लीन सिस्टम इनोवेशन, ये कर लेना। अब लीन सिस्टम और इनोवेशन के पहले के चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बाकी बीच के चैप्टर छोड़ के लीन सिस्टम इनोवेशन नहीं है, आएगा। ये मैनेजमेंट की तरह का चैप्टर है। लीन मतलब होता है क्या, इस तरह से काम करना कि मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम आउटपुट हो, कहते नहीं लीन, मेरी लीन टीम है। लीन टीम मतलब मैं 2 या 3 लोग से काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस चला रहा हूँ, सिर्फ दो दो या 3 लोगों की टीम में, तो मैं बोलूंगा मेरी लीन टीम है, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहा हूँ। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन आप नॉर्मल जनरल टॉपिक है, उसका कॉस्टिंग के ऊपर के चैप्टर से उससे कोई रिलेशन लगभग लगभग देखोगे भी नहीं, आराम से कवर कर सकते हो। इसे टॉपिक आना आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहला और ये फोर्थ, ये कर लेना। ठीक है, अब और क्या टॉपिक्स बचे जिसमें प्रायोरिटी में करने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी थ्योरी कर लेना, न्यूमेरिकल मत करना। किसकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, और बजट का भी, सिर्फ थ्योरी, न्यूमेरिकल नहीं, ध्यान दो। देखो लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, लिखा है ना, देख लो अच्छे से। सिर्फ थ्योरी करोगे किसकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, बजट बजट कंट्रोल की, न्यूमेरिकल मत छूना इसके। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है मार्जिनल, अगर देखो चांसेस की बात कर रहा हूँ ना, ज्यादा प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जनरली थ्योरी आती है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल की भी थ्योरी आती है यूजुअली, न्यूमेरिकल भी आ सकता है बट इसके न्यूमेरिकल करने में टाइम लग जाएगा और इसका वेटेज मतलब चांसेस कम होते हैं, थ्योरी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा तो न्यूमेरिकल आने के किसके चांसेस सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के।
मार्जिनल कॉस्टिंग आपको अच्छे से करना है, जैसे आप लीन सिस्टम इनोवेशन करोगे वैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे, पूरा चैप्टर करोगे, सीवीपी एनालिसिस से लेके पीवी रेशियो के जो आपके ब्रेक इवन पॉइंट के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे करोगे। सीवीपी एनालिसिस के जितने भी आपने फॉर्मुलेज वगैरह पढ़ रखे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मार्जिनल कॉस्टिंग को अच्छे से करोगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं कॉस्टिंग में जो आपको करने ही करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में यही सब रिवाइज करना है, ठीक है। कंपनीज एक्ट की बात करूं वैसे मैं, तो कंपनीज एक्ट में देखो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कंपनीज एक्ट में सारे चैप्टर में से इक्वल इक्वल सेग्रीगेशन हो जाता है। वेटेज वाइज तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं इक्वली वेटेज वाइज। हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं। तो अब वेटेज इक्वल है तो हमको यही फैक्टर देखना पड़ेगा, किसको कम टाइम लगेगा करने में, किसको ज्यादा टाइम लगेगा। जो कम टाइम लगेगा वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वेटेज तो इक्वल होता है कंपनीज एक्ट में सारे चैप्टर्स का। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं और जनरली देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस वेटेज के हिसाब से बिल्कुल इक्वल है। लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे पूछो कि सर नहीं बता ही दो कि कौन सा मैं पहले करूं, और जब मेरा इकोनॉमिक्स भी हो जाए, सारे चैप्टर सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, फिर मैं सेकंड राउंड में जब रिवीजन करूंगा तो मैं बाकी चैप्टर्स देख लूंगा। ठीक है, प्रायोरिटी वाले देखने के साथ साथ मैं बाकी चैप्टर्स भी देख लूंगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप कह ही रहे हो ऐसा, देखो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर कर लेना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर 3 कर लेना। शेयर कैपिटल डिबेंचर बहुत छोटा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है, 2 से 3 पेज का। इसको पक्का कर लेना, इससे क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 पेज पढ़ के आप एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, 7 में से एक क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, और 2 या 3 पेज से है, तो इससे ज्यादा वेटेज मैं आपको क्या बताऊं। कर लेना इसको। ठीक है, सॉरी ये शेयर कैपिटल डिबेंचर है, ये वाला ये है डिविडेंड वाला छोटा चैप्टर है। जो मैं बोल रहा था, मैं डिविडेंड की बात कर रहा था। 2 या 3 पेज वाला डिविडेंड वाला बता रहा था मैं, चैप्टर 8। ये चैप्टर लिखा हुआ है चैप्टर 4, ये शेयर कैपिटल डिबेंचर है, इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी करोगे। तो 7 में से 4 चैप्टर कौन से बता रहा हूँ मैं आपको। पहला ये वाला चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर 4 शेयर कैपिटल डिबेंचर्स, चैप्टर 8 5th 6th 7th 8th डिविडेंड, मतलब डिक्लेरेशन वाला डिविडेंड, डिविडेंड का चैप्टर है ये। तो ये वाला करना है, 2 या 3 पेज से इसके नोट्स खत्म हो जाएंगे, ये कर लेना। और साथ ही साथ ये कर लेना एनसीएलटी और एनसीएलएटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके ये 4 चैप्टर होने चाहिए। ठीक है, फिर आओगे इकोनॉमिक्स में, और सीक्वेंस भी यही रखना जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, जिस जिस सीक्वेंस में आपके एग्जाम में सिलेबस दे रखा है, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी निपटाना, क्योंकि इसमें थोड़ा अगर कॉन्फिडेंस कम है तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं पहले इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। मैनेजमेंट इजी है तो एक टफ हो गया, एक मैनेजमेंट इजी हो गया, फिर फाइनेंस, फिर कॉस्टिंग, फिर कंपनीज ऐड करना, फिर इकोनॉमिक्स करना। अच्छा, इकोनॉमिक्स में क्या करोगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेशनल इनकम कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है इसका। क्लासिकल और किन्जियन अप्रोच कर लेना, दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे और किन्जियन इकोनॉमिस्ट वाले क्या कहते थे, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझ में आना चाहिए आपको। अब आईएसएलएम कर्व से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इन्फ्लेशन आपका फाइनेंस में भी पढ़ते थे, यहाँ भी पढ़ते थे, तो इन्फ्लेशन कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको दोनों जगह काम आएगा। फिलिस करो बिजनेस साइकिल भी कर लेना, क्योंकि इससे छोटे अगेन बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं, बट क्वेश्चन आ गया तो फ्री के 2 नंबर आपको दे जाएंगे। फिलिस करो बिजनेस साइकिल, एक पेज में दोनों आप नोट्स बना के कर सकते हो। फिलिस करो बिजनेस साइकिल को एक पेज के नोट में तैयार कर सकते हो, तुरंत रिवीजन हो जाएगा, पक्का से कर लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट कर लेना, छोटा टॉपिक, अगेन इन्फ्लेशन मैंने बता ही दिया, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, बस फर्स्ट वाली प्रायोरिटी में आपके ये टॉपिक्स हैं। अब जब आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, पेपर में तो इतना ही करना बहुत बड़ी बात है, इतना ही कर लेना, खूब प्रैक्टिस कर लेना, मॉक्स दे देना। लेकिन जब पेपर 2 के भी सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले, टाइम बचेगा तो बाकी के चैप्टर्स को भी उठा लेना रिवीजन के लिए, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इनमें से कोई चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं जो मैंने टिक किए हैं, तो उसको एक अच्छे से, या छोटे टॉपिक्स हैं फटाफट से देख लेना और फिर रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलो बस, तो ये मैंने आपको बता दिया सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मस्ट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको रिवीजन के लिए। और जब टाइम बचेगा तो बाकी भी रिवाइज कर लेना। अच्छा, इसके साथ साथ रिवीजन करते करते मॉक्स भी देते रहना, हर एक दिन एक मॉक देना। एक मॉक का मतलब है पेपर 1 का एक मॉक और पेपर 2 का एक मॉक, मतलब फुल लेंथ मॉक देना है आपको। ठीक है, मॉक देना जरूरी है, उसको एनालाइज भी कर लेना। अच्छा, ये करोगे कैसे, मॉक कैसे देना है, तो मॉक देने के लिए आप सीजीबी मेंटर्स की वेबसाइट पे जाना। ठीक है, वहां सेबी ग्रेडे का कोर्स है,
तो वहाँ आपको उस कोर्स को लोगे अगर तो आपको मॉक टेस्ट ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ मॉक्स चाहिए तो विजय बैच होगा एक, विजय बैच उसमें आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ आपको पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के ही मॉक अंदर ही विजय बैच के अंदर ही मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। विजय बैच के अंदर ही आपको दोनों के दोनों मॉक्स मिल जाएंगे। तो वो आपका रिलेटिवली आपको मतलब उसकी अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है हाई होगी, विजय बैच की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट रेफर करना है और जो हमने एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किया था विजय बैच में वो देखना है, या वो फेज 2 के लिए देखना है, अभी से टेस्ट सीरीज लगानी है, तो विजय बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे है, कूपन कोड वगैरह लगा लेना और यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना मॉक्स की। ठीक, तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।